वेलकम बैक। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। तरक्की के सफर से तवज्जो हटाने वालों की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज़ रहें। आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। आवाम के ताउन सपोर्ट से पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI दौरे हुकूमत के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं 2019 से आज तक जो भी मुलविस है सबका कड़ा एहतसाब होगा। कमेटी बना दी है, 72 घंटों में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। पता नहीं वो हुकूमत कहाँ से साफ चली और शफाफ गुजरी। FBR अरबों खरबों कमाता है, वो पैसे कौमी खजाने में ना ला सके तो फिर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। बदतरीन किस्म की मुजरमाना गफलत जो इसमें ज़िम्मेदारान है। 2019 से लेके आज तक बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। 72 घंटे में रिपोर्ट मैंने मांगी, उसके ऊपर इस तरह का मुआहदा मैंने कभी देखा नहीं, जहाँ पर ना ओवरसाइट है, ना पेनल्टी है, ना कुछ और चीज़। कागज़ का टुकड़ा है। कितने अरबों खरबों कौम के लुट गए। FBR जिसका फ़र्ज़ है वाजिबात रिकवर करना, उनको कह रहा है कि आप खुद ही पैसे लगा के हमें वाजिबात अदा करें। FBR 1 अरब छोड़ के 10 अरब खर्चता ताकि 1000 अरब वापस आता है, और ये 2019 में हुआ। ऐसी हुकूमत के ज़माने में जिनसे पूरे पाकिस्तान में सबको लेबल लगा दिया था और ख़ुद अपने आप को वो दूध के नहाए और धुले थे। न जाने कहाँ से साफ चली थी, कहाँ से साफ गुजरी थी। मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, उसका पैरा देना होगा। FBR अरबों खरबों कमाता है, पैसे आएंगे दूर आएंगे कौमी खजाने में, ना आए तो फिर हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG पंजाब को करप्ट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा, पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, रात से छापे मार रहे हैं। शहबाज शरीफ की सूरत में हिटलर और मोहसिन नकवी की सूरत में हमलर मिला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पुलिस वालों ने यौम तासीस नहीं मनाने दिया, केक भी ले गए। तकरीब की जगह से स्पीकर, सोफे, कुर्सियां, तस्वीरें हटा दी। हुकूमत चाहती थी अवाम बानी PTI को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है। एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर मोहसिन नकवी मिला है। इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब। पूरे पंजाब में पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। पंजाब का IG करप्ट आदमी है डॉक्टर उस्मान। इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था 28th फाउंडिंग डे था, जहां हमारा फंक्शन होना था वहां से स्पीकर उठाए गए, सोफों को उठाया गया, हमारा केक वो भी पुलिस उठा के लेके गए। ये सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जिस तरीके से हमारे साथ कल ज्यादती हुई है, लेकिन चेयर की तरफ से उसमें कोई रूलिंग नहीं आती। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में बानी PTI की रिहाई के लिए रैलियां। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में PTI विमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कोयटा में भी PTI अरकान ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। और नवाज शरीफ दोबारा पार्टी क़यादत संभाले। नून लीग पंजाब ने करारदाद पेश कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से अलग किया गया था। अब तमाम जबर की रुकावटें दूर हो चुकी हैं। अदालत ने नवाज शरीफ सुरखरू हुए, दरखास्त है दोबारा पार्टी सदारत संभाले। राना सनाउल्लाह ने कहा, इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर भी एतमाद का इजहार किया गया। साहब साजिश के तहत नाअहल करके
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था। जबर की रुकावटें दूर हो चुकी हैं, वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब संभालें, दोबारा से क़यादत करें और हमें उम्मीद है, यकीन है कि उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इजलास में अज़हार तशक्कर भी किया गया है, तईद भी जो है वो की गई है। मरियम नवाज जो भरपूर तरीके से आवाम को रिलीफ देने, आम आदमी के लिए उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश कर रही हैं, उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीज़े दें। पहले मरहले में भारत से बाहर रहने वाले सिखों को ये सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के हामी हैं, चाहते हैं सिखों के लिए वीज़े आसान कर दिए जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की हिफाजत के खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पुराने, करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। हैरान हूँ सोशल मीडिया पर अजीब बातें की गईं। मेरा ताल्लुक अहम है, वजारत की कोई अहमियत नहीं। बतौर निगरान वज़ीर कभी पुलिस को ख़वातीन से बदतमीज़ी की हिदायत नहीं की। गिरफ्तारी का जो तरीक़ेकार है उसी तरह होनी चाहिए। आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक 25 साल का है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये मेरे लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री मैटर नहीं करती, मेरे लिए ताल्लुकात मैटर करते हैं। जिनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुक ख़राब हो, पूरा नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं। पब्लिक को 3-4 चीज़ों से करते हैं, क्राइम नीचे आ जाए, उनका केस 100% रजिस्टर हो। इस चीज़ में मेरी 1% भी टॉलरेंस नहीं होगी कि किसी की FIR रजिस्टर ना हो। ये नहीं हो सकता कि कोई मेरे पास आ जाए और कहे कि जी मैं 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ और मेरी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। इस पे कोई माफ़ी नहीं। दफ्तर खारजा का कहना है भारत से किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा पाक भारतीय तिजारती पॉलिसी की तब्दीली से मुतालिक फ़िलहाल कोई खबर नहीं और किसी फ़र्द को भारत से ताल्लुकात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय दावे को भी मुस्तरद करते हैं। ईरान से गवादर और चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। अमरीका की इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बताया कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनका राब्ता ताहाल कायम है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन कायम करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रहना चाहिए। तर्जुमान KP हुकूमत ने वजाहत की इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कर दें या शिकस्त तस्लीम कर लें। मुज़ाकरात उसी वक्त होंगे जब वो पाकिस्तान का आईन तस्लीम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी है। अगर कहीं बातचीत का रास्ता निकलता है हमें उस ऑप्शन को भी खुला रखना चाहिए। दोनों तरफ अगर खून बहा जा रहा है तो जब तक ये खून का बहना रुकेगा नहीं, अमन की बात नहीं हो सकती। इसका वाहिद हल यही है कि हम आपस में कोई अमन का रास्ता इख्तियार करें, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। ये मतलब नहीं है कि हम दहशतगर्दों के आगे सरेंडर हो रहे हैं। हमारी बात अगर होगी तो वो तब होगी जब वो पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करने का वादा करेंगे। TTP वाले मुझे फ़ोन भी करते हैं, मेरे से रब्ता भी रखते हैं, अपने इश्यूज़ पर मुझसे बात भी करते हैं। बाज़ औक़ात उनके इदारे के साथ जब उनको कोई मसला होता है तो वो मेरे ज़रिए मैसेजेस भी पहुंचाते हैं। किसी ऑफिशियल फॉर्मल राब्ते का कोई इल्म नहीं है। ज़ाहिर है जब हमारे साथ 2022 में बैठे थे तो मुज़ाकरात चाह रहे थे। काबुल में अफ़गान तालिबान के कहने पर वो तैयार हुए हमारे साथ बातचीत के लिए और हमारी 2 मुलाकातें काबुल में हुई। उनकी तरफ से भी सीज़ फायर ख़त्म हुआ और हमारी तरफ से भी हमले हुए, उनकी तरफ से भी हमले हुए और मामला फिर बिगाड़ की तरफ चला गया। तो मुज़ाकरात और अमन की ख्वाहिश दोनों पार्टियों की होना ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए एक साज़गार माहौल होना चाहिए। और अब बात करेंगे, सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों के नाम अखबारों में शाया कराने का फैसला कर लिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इजलास की सदारत करते हुए कहा टैक्स चोर खुशहाली के दुश्मन हैं, बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट मुंजमद करने के लिए भी इकदाम करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
اور پولیس کے بعد اب ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہنیں گی۔ مریم نواز کے لیے ایلیٹ فورس نے سیاہ رنگ کی وردی بھی سلوا لی، جو رواں ہفتے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں پہنیں گی۔ محکمہ پولیس نے بیدیا روڈ پر ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے روزگار اسکیم کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں نوجوان کاروبار کے لیے پلان لائیں، 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا فنڈ دیں گے۔ اس رقم پر سود ادا کرنا ہوگا، نہ ہی پیسے واپس دینا ہوں گے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا چند دنوں میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم 80% تک کم ہو جائیں گے۔ جب سے منصب سنبھالا سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ انیشیٹو روزگار اسکیم کے اندر 1 کروڑ روپے تک آپ پرپوزل اپنا بنائیے، گورنر ہاؤس میں آ کے اسے سبمٹ کرائیں گے۔ جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا، ود ان اے ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ یہ پیسے نہ تو سود پہ ہوں گے، نہ ہی پیسے ریفنڈ کرنے ہوں گے۔ گھر اپنا لینا چاہتے ہیں، پرپوزل بنا لیا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس، تو وہ بھی ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئی جی صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ چند ہی دنوں میں کچے کے ڈاکوؤں والا علاقہ کلیئر ہو جائے گا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے 70 سے 80% کمی دیکھنے میں ملے گی۔ 1 سال کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے۔ سیٹ کا تو کسی کا نہیں پتا ہوتا۔ میں تو جب سے گورنر بنا ہوں اس قسم کی سازشیں آتی رہتی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھ کے میں وہ والی سازشیں تو نہیں ڈسکس کروں گا، ابھی تک آپ تک ہی ہیں، ابھی آگے بات بڑھی نہیں ہے۔ ہماری بھی پرورش طوفانوں نے کی ہے۔ گورنر سندھ کے عہدے پر پہلا اور آخری حق MQM کا ہی ہے۔ متحدہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کامران ٹیسوری گورنر نہ رہے تب بھی لوگوں کی خدمت سے باز نہیں آئیں گے۔ صدر آصف زرداری نے اچھا خطاب کیا، اب ان کی صوبائی حکومت اپنے عمل سے ثابت کرے کہ ان کی نظر میں دیہی اور شہری سندھ ایک ہے۔ پر ہمارا پہلا حق بھی ہے اور آخری حق بھی ہمارا ہے۔ اگر کہیں کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر جو آدمی اس وقت گورنر کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کی خدمت سے باز نہیں آئے گا۔ جب وہ گورنر نہیں رہے گا تب بھی لوگوں کی خدمت کرے گا۔ صدر صاحب آپ کا جو شو پیس ہے نا، شو کیس، وہ سندھ ہے۔ 15 سال جو ہمارے موقع چھینے گئے، کہ صدر صاحب نے جو خطاب کیا کہ اپنی صوبائی حکومت اس عمل سے یہ ثابت کرے گی کہ ان کی نظر میں دیہی سندھ اور شہری سندھ ایک ہے۔ کراچی کو بھی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اب عازمین حج کی امیگریشن کراچی ایئرپورٹ پر ہی مکمل ہو جائے گی۔ سعودیہ پہنچنے پر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کریں محمد صلاح الدین۔ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے اللہ کے مہمانوں کے لیے اسلام آباد کے بعد کراچی سے بھی خوشخبری آ گئی۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اب عازمین حج کراچی سے براہ راست امیگریشن کے مراحل طے کر کے سعودی عرب پہنچیں گے۔ عازمین کو جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق سعودی امیگریشن کے لیے کاؤنٹر بھی مختص کر دیے گئے ہیں، جہاں سعودی عملہ عازمین کی امیگریشن کرے گا۔ کراچی کے 16,281 کے قریب سرکاری حجاج ہیں، 700 کے قریب اپنے ہیں سکھر کے، اور 2200 ہیں کوئٹہ کے۔ یہ سارے جو ہم یہاں سے کراچی سے ان کو روانہ کریں گے، روڈ ٹو مکہ کی سہولت ان کو ہم دیں گے۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت کراچی سے پہلی پرواز 2 مئی کو حجاز مقدس کے لیے روانہ ہوگی۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے کراچی سے جانے والے عازمین کو امیگریشن کی سہولت میسر ہوگی۔ دوسرے فیز میں لاہور ایئرپورٹ کو بھی روڈ ٹو مکہ منصوبے میں شامل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے لانڈی مانسیرا کالونی میں خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کو سابق شوہر نے قتل کیا۔ عدنان راجپوت کی رپورٹ۔ لانڈی مانسیرا کالونی میں چھری کے پے در پہ وار سے خاتون قتل۔ مقتولہ کے شوہر نے الزام عائد کیا کہ میری بیوی کو اس کے سابقہ شوہر نے قتل کیا۔ زہرا گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی، صبح سویرے فیکٹری جاتے ہوئے ملزم قتل کر کے فرار ہو گیا۔ وہ جا رہی تھی کام پہ، 7:30 کا ٹائم تھا، نکلی جیسے گھر سے باہر آگے چوک، جیسے میں نے باہر دیکھا تو بندے لوگ کٹھے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے بھاگا، دیکھا تو وہ سر عام باقاعدہ میری بیوی کو چھریاں مارتا رہا تھا، اور جب میں قریب آیا تو وہ بھاگ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ مقتولہ کا آبائی تعلق گوڈکی سے تھا، جبکہ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ورثہ کا مطالبہ ہے کہ قتل کی واردات میں ملوث ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ عدنان راجپوت، ARY نیوز کراچی۔
اسلام آباد کی تھانہ شالیمار میں 22 خواجہ سرا گداگروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے 9 خواجہ سرا گرفتار کیے تو ان کے 13 ساتھی تھانے پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے۔ بتائیے ذوالقرنین۔ جی بالکل، خواجہ سراؤں نے تھانہ شالیمار کے سامنے احتجاج کیا اور وہاں پر جو ہے جو پولیس اہلکار تعینات تھا ان کی وردی جو ہے وہ پھاڑی ہے، پولیس کو گالیاں بھی دی ہیں، نیم برہنہ ہوئے، جس پر جو ہے وہ پولیس نے 13 خواجہ سرا جو ہیں وہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا ہے۔ 9 جو خواجہ سرا ہیں ان کے خلاف AC شالیمار کی درخواست پر مقدمہ درج کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب یہ احتجاج کیا گیا اور نیم برہنہ ہوئے اور کانسٹیبل کی جو وردی ہے وہ بھی پھاڑی، جس پر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا اور مزید 13 کو بھی گرفتار کر لیا۔ جی شکریہ ذوالقرنین حیدر۔ اور اب یار موسم، کوئٹہ میں وقفے سے ہونے والی بارش نے شہر کو بھگو دیا۔ گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار تو ہوا، لیکن شہر کی مختلف سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جس سے لوگوں کو مشکلات اور ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے RY News.tv۔